हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 में पीछे पढ़ाए गए पार्ट जो मैंने पीछे पढ़ाया था, डिनामिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, जिसके अंतर्गत हमने ईड और ईगो की चर्चा की थी। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश किया था और उसके आधार पे उन दोनों आयामों को समझा था। अब एक महत्वपूर्ण आयाम जिसे सुपर ईगो कहा जाता है, हिंदी में पराहम कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अचेतन मन में और पराहम में क्या संबंध है, पराहम में कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ, कौन सी इच्छाएँ, कौन सी भावनाएँ, किस तरह के व्यवहार आते हैं और किस प्रकार से उनका वह समाधान करता है जिससे कि मानसिक संघर्ष नहीं उत्पन्न हो। यदि किसी में पराहम की भावना ज़्यादा होगी तो वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्राइड ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि क्रोनोलॉजिकल आधार पे, बच्चों के उम्र और विकास के आधार पे ईड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट का वर्णन किया। मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसमें वह हमेशा ईड प्रिंसिपल से गाइड होता है, प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होता है और उसकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं या इच्छाएं होती हैं वह किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की होती है जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन 1 से 3 साल का जो अवस्था होता है उसमें बच्चों में कुछ कुछ समझ विकसित होने लगती है और उसमें ईगो की भावना भी आ जाती है। लेकिन 3 साल 5 साल के बाद बच्चा कुछ जब बड़ा होने लगता है, किशोरावस्था तक आते आते बच्चों में नैतिकता का बोध होने लगता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सांस्कृतिक रूप से, क्या सामाजिक रूप से, क्या धार्मिक रूप से क्या उचित अनुचित है, इसका भी उसको भान होने लगता है। और यही अवस्था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सुपर ईगो या पराहम की अवस्था होती है। यह व्यक्तित्व का मोरल या इथिकल ब्रांच भी कहलाता है। सुपर ईगो को हम लोग मोरल और इथिकल ब्रांच के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हमेशा आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल से गाइड होता है। इसमें सिर्फ आदर्शपरक बातें, नियम, कानून, उचित अनुचित का भाव रखने का बोध, सांस्कृतिक रूप से उचित, धार्मिक रूप से उचित एवं सामाजिक रूप से उचित भावनाएं ही सुपर ईगो की भावना होती है। बचपन में बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, सामाजिकता का विकास होने लगता है तो उनका संबंध अपने उम्र के अनुसार से माता पिता से वो तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। माता पिता से आइडेंटिफिकेशन होने के बाद माता पिता के द्वारा उनमें अच्छे विचारों को इनकलकुलेट किया जाता है और उसमें इस तरह से पराहम का विकास या सुपर ईगो विकसित होकर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सुपर ईगो एक तरफ ईड की आक्रामक, सेक्सुअल एवं अनैतिक प्रवृत्तियों पर तो रोक लगाता ही है, दूसरी तरफ ईगो को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज़ की ओर ले जाता है। इस तरह से हमेशा यह ईड एवं ईगो को, इच्छाओं को बैलेंस्ड करता रहता है, गाइड करता रहता है। पूर्णतः विकसित पराहम व्यक्ति के जितने भी कामुक, आक्रामक, अनैतिक विचार आते रहते हैं वह दमन के द्वारा, रिप्रेशन के द्वारा वह अचेतन मन में धकेल दिए जाते हैं। अहम को दमन के प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर पराहम हमेशा उसे नियंत्रण में रखता है। अहंग यदि इस आदेश का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में जिसमें सुपर ईगो की मात्रा ज़्यादा होती है, गिल्ट फीलिंग आ जाता है
और असामान्यता का गुण भी देखने को मिलता है। सुपर ईगो को हम समझने के लिए उसके बहुत सी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, तो जिससे स्पष्ट होगा कि सुपर ईगो की जो भावनाएं हैं या इच्छाएं हैं वो किस तरह की भावनाएं हैं। पहली विशेषता है कि सुपर ईगो इज द मोरल कमांडर ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर पराहम को कहा गया है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सामाजिक असामाजिक, धार्मिक अधार्मिक का पाठ करता है, पाठ सीखता है, और उसके आधार पर वह हमेशा सुपर ईगो की जब बात आती है तो सुपर ईगो हमेशा व्यक्ति को उचित और नैतिक काम करने की ही सलाह देता है। चोरी डकैती, लूट मार, वेश्यावृत्ति आदि को बुरा समझकर उसे न करने की बात करना नैतिकता है, और यही सुपर ईगो भी है। देखा जाता है कि वैसे व्यक्ति जिसमें पराहम का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, वह घृणित कार्य, आपराधिक कार्य भी करने को आतुर रहते हैं, करते हैं। समाज के जितने भी वैज्ञानिक, विद्वान पुरुष, महान पुरुष, साधु, सन्यासी, मौलाना, सही अर्थों में यदि वो हैं तो वो सुपर ईगो से ही गाइडेड होते हैं, और उनमें सुपर ईगो की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। ये अलग बात है कि कभी कभी वैसे लोगों में से कुछ वैसे लोग भी हमको दिखाई देते हैं जो अनैतिक कार्य करते हुए भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर उदाहरण में आदर्शपरक और नैतिक बात करने वाले सुपर ईगो के डोमिनेंट पर्सनालिटी वाले लोग ही होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोरल कमांडर के रूप में सुपर ईगो को परिभाषित किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि ईड के समान ही सुपर ईगो भी वास्तविकताओं से परे यानी अनरियलिस्टिक होता है। जिस तरह से ईड को तुरंत अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, वह हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होता है, वह सुख की प्रवृत्ति से गाइड होता है, उसी तरह सुपर ईगो भी बिना वास्तविकता का रियलिटी का ख्याल करते हुए वह हमेशा यह सोचता है कि क्या नैतिक है, क्या हमें करना चाहिए, क्या उचित है, इसी पर ध्यान देता है। उसके लिए उनको वैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह रियलिटी से, वास्तविकता से उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि वैसा पराहम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमेशा नैतिकता के आधार पर उसे तौलने की कोशिश करता है और उसी अनुसार से काम करता है। उसे हमेशा इसका ख्याल रहता है। इसलिए कहा जाता है कि चूँकि कठिनाइयों का स्थिति के भान के अनुसार, स्थिति के ज्ञान के अनुसार पराहम एक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसे अनरियलिस्टिक भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है कि सुपर ईगो के दो उपतंत्र होते हैं, एक कॉन्साइंस और दूसरा है ईगो आइडियल। कॉन्साइंस का मतलब है कि यदि जब हम बाल्यावस्था में बच्चों के गलत काम करने पर उसे पीटते हैं, उसे सजा देते हैं, उसे यह समझने पर मजबूर करते हैं कि हमने जो काम किया या तुमने जो काम किया वह गलत था, और बच्चा इसके आधार पे, इस अंतःकरण या विवेक के आधार पे अपने दंड को, गलतियों को, अनैतिक कार्यों को स्वीकार कर लेता है, और इससे भविष्य में वह गलत काम करने से बचता है, और उसको बोध हो जाता है कि अमुक काम करना अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अधार्मिक है, यह काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के, बच्चों के इसी अवस्था को कॉन्साइंस के नाम से मनोविज्ञान में जाना गया है। यह पराहम का ही एक प्रकार है। पराहम के द्वारा ही यह बोध होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस दंड के आधार पर भी बच्चों को शिक्षण मिलता है। दूसरा है ईगो आइडियल। इसमें
बच्चों के उचित नैतिक, सामाजिक एवं नैतिक काम करने के आधार पर कानूनी मान्यता प्राप्त, सामाजिक मान्यता प्राप्त, धार्मिक मान्यता प्राप्त या नैतिकता के आधार पर जो काम उचित होता है उसको जब बच्चे करते हैं या कोई व्यक्ति करता है और उसके माता पिता, परिवार के बड़े सदस्यों के द्वारा जब उसे पुरस्कार दिया जाता है तो वैसे बच्चों में सुपर ईगो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट के रूप में उभरता है। इसे हम लोग अहम आदर्श या ईगो आइडियल कहते हैं। अर्थात बच्चों में ईगो आइडियल का डेवलपमेंट माता पिता के, परिवार के, गार्जियन के, बड़े सदस्यों के उसके उचित व्यवहार की प्रशंसा किए जाने के कारण जो उत्पन्न होता है वह सुपर ईगो से संबंधित होता है। पराहम चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन तीनों स्तर पर काम करता है। सुपर ईगो जो है वह चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन तीनों स्तर पर काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आदमी अचेतन की अवस्था में पराहम नहीं काम करता है, वहाँ भी यह व्यक्ति को गाइड करता रहता है। चेतन अवस्था में तो गाइड करता ही है, अर्धचेतन अवस्था में भी सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के क्रियाकलाप को, चिंतन को, सोचने की शक्ति को निर्देशित करता रहता है। इसी तरह अचेतन मन में भी सुपर ईगो का प्रभाव रहता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि सुपर ईगो कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड है, क्योंकि तीनों ही लेयर पर इसका काम चलता रहता है। इसलिए इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन के रूप में भी जाना जाता है। अब अंत में जो विशेषता है उसकी चर्चा करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अनैतिक एवं कामुक प्रवृत्तियों पर रोक दमन द्वारा लगाया जाता है। यद्यपि दमन का प्रयोग पराहम स्वयं नहीं कर सकता है, अतः वह इसका प्रयोग अहम द्वारा करवाकर ऐसी प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं को रोक लगवाता है। हम लोग यह देखने में ही समझ रहे हैं, देख के ही समझ रहे हैं पूर्व के उदाहरणों से कि जो पराहम है वह डायरेक्ट अनैतिक एवं अनुचित क्रियाओं पर डायरेक्ट रोक नहीं लगाता है, बल्कि यह ईगो के द्वारा लगाता है। क्योंकि ईड की प्रवृत्ति है अनैतिक, कामुक, अनसेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना। तो उसकी पूर्ति करने के लिए ईड की जब इच्छा होती है तो सुपर ईगो उसको डायरेक्ट करता है रोकने के लिए, परंतु वह खुद नहीं करके वह ईगो को निर्देशित करता है और ईगो इसको रोकने का काम करता है। ये ऐसी इच्छाओं को रोक लगाता है। यदि अहम पराहम के दमनकारी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो पराहम व्यक्ति में दोष की भावना एवं पश्चाताप की भावना उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर यह भी समझ लेना उचित होगा कि जो गाइड, जो निर्देशन सुपर ईगो को देता है कि यह काम, अमुक काम करना वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है, इसलिए तुम इसको रोको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईगो सुपर ईगो की बात को न मानते हुए उस काम को करता है। तो ऐसी स्थिति में सुपर ईगो यदि डोमिनेंट होगा, सुपर ईगो का व्यक्तित्व डोमिनेंट होगा, प्रभावशाली होगा, तो ऐसी स्थिति में वैचारिक मतभेद और संघर्ष उत्पन्न होता है। और सुपर ईगो की भावना जब डोमिनेंस होती है तो व्यक्ति में गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध की उत्पत्ति हो जाती है। फीलिंग ऑफ रिमोर्स, जिसको कि पश्चाताप की भावना कहते हैं, दोष की भावना कहते हैं, वैसी भावना उत्पन्न होती है और एक तरह से मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है और मानसिक रूप से असामान्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी हमने जो सुपर ईगो के बारे में बताया उससे स्पष्ट हुआ कि सुपर ईगो किसी भी व्यक्ति विशेष को महान बना सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ नैतिक बातें, आदर्शपरक बातें, उचित बातें का ही समावेश रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टिकोण में भी देखा जाए तो जितने भी मनीषी, ऋषि, महात्मा
जितने भी लोग हुए उनमें सुपर ईगो इतना डोमिनेंट था कि वह उनको महान बनाया। वो स्पष्ट कर लेते थे कि ये किसकी भावना है और उन्हीं इच्छाओं को बस में करके सफलतापूर्वक अपने ज़िंदगी को जिया और सुपर ईगो के कारण अपने आप को महान बनाया। लेकिन आम व्यक्ति इस तरह से बिना तप के, बिना बल के, ईगो और ईड की इच्छाओं को बस में करके, मानसिक रूप से उसको संतुष्ट करके, मेंटल लेवल पर उसको मजबूत करके सुपर ईगो की ही भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ नहीं ला सकता। इसीलिए यह समझना, तीनों ही डायमेंशंस को समझना ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो तीनों डिनामिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, गत्यात्मक पहलू मन का है, उन तीनों में आपसी संबंध क्या है, उन तीनों में कहाँ कहाँ समानताएं हैं, कहाँ कहाँ विरोध है, किसके ज़्यादा या कम होने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो छात्रों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि टोपोग्राफिकल और डिनामिकल एस्पेक्ट का अब लास्ट क्लास होने वाला है। तो एक बार उसको पुनः पढ़ के आने की ज़रूरत है और जो भी प्रश्न होगा काइंडली आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।